मानसी एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। तो हम लोग जो है पॉलिटी का क्लास कर रहे थे, तो उसी में हमने पिछले क्लास में यानी कि राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लिया था। तो चलिए उससे आगे हम लोग आज जो है मंत्री परिषद के बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या होता है मंत्री परिषद? तो मंत्री परिषद का जो चर्चा है वो संविधान में कहाँ देखने को मिलेगा? अनुच्छेद 74 में। यानी कि अनुच्छेद 74 में जो है मंत्री परिषद के बारे में आपको चर्चा देखने को मिल जाएगी। तो इसमें जो है मंत्रियों के बारे में कौन कौन से मंत्री होते हैं तो इसकी चर्चा की गई है। तो मंत्री परिषद आखिर क्यों आया? आप सोचते होंगे कि यहाँ जो है मंत्री परिषद किस लिए आया है। तो आपने पिछली कक्षाओं में राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा था, राष्ट्रपति के बारे में। तो राष्ट्रपति जो है ये जो सबसे बड़ा पद अगर है किसी का तो राष्ट्रपति का पद है। तो राष्ट्रपति तो एक है, जैसे राजा होता है उस प्रकार का राष्ट्रपति का पद होता है। तो इसके जो काम है इसकी सहायता के लिए कोई तो होना चाहिए। तो राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो है इनकी सहायता के लिए मंत्री परिषद लाया गया है। मंत्री परिषद लाया गया है। मंत्री परिषद इनकी सहायता के लिए लाया गया है। तो इनकी सहायता करेंगे। कोई भी जैसे कानून बना देंगे अगर राष्ट्रपति, तो उसको लागू कौन करेगा? राष्ट्रपति अगर कोई कानून लागू करेंगे, बनाएंगे, तो लागू कौन करेगा? मंत्री परिषद करेगा। उसमें मंत्री परिषद में आप देखेंगे प्रधानमंत्री और उनके अन्य मंत्री होंगे। तो इस प्रकार वो कानून लागू करने का काम कौन करेगा? तो मंत्री परिषद करेगा। तो जैसे देखिए पहले यहाँ पे आप देखेंगे लोकसभा, इधर है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा सरकार के ये दो अंग हैं। एक और अंग है जिसका नाम है राष्ट्रपति। तो यहाँ पे सरकार के तीन अंग हैं, एक है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो काम किस प्रकार बनाया जाएगा उसको पहले हम लोग बिल आएगा। पहले जो है बिल पेश किया जाएगा, क्योंकि कानून बनने से पहले तो कोई बिल ही होता है। एक बिल होता है, या तो आप लोकसभा से शुरू करिए या राज्यसभा से शुरू करिए। आप बिल जो है पे यानी कि राज्यसभा में भी ला सकते हैं, या तो लोकसभा में ला सकते हैं या राज्यसभा में ला सकते हैं। उसके बाद क्या होगा? आप लोकसभा से पास करवाइए, फिर राज्यसभा से पास करवाइए। उसके बाद साइन करने के किसके पास जाएगा? जब लोकसभा और राज्यसभा से कोई बिल यानी कानून पास हो गया, कोई बिल था वो पास हो गया, तो राष्ट्रपति के पास फाइनली जाएगा। राष्ट्रपति भी अगर साइन कर दिया, फाइनली जो है कर दिया, तो क्या बनेगा? फिर कानून बन जाएगा। कोई बिल लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा से जाएगा, ये दोनों सदन से अगर पास हो गया तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति जो इस पर अगर सहमति दे दिया यानी कि साइन कर दिया, तो ये बिल था वो अब क्या बनेगा? एक्ट बन जाएगा। एक्ट यानी कि कानून बन जाएगा। क्या बनेगा? कानून बन जाएगा। तो इस कानून को जो है राष्ट्रपति तो कानून बना दिया। कोई बिल था उसको लोकसभा राज्यसभा से पास करा के राष्ट्रपति इसको कानून बना दिया। तब इसको लागू कौन करेगा? लागू करने के लिए कोई होना चाहिए कि राष्ट्रपति तो लागू कराने नहीं जाएगा। लागू कराने के लिए राष्ट्रपति की सहायता के लिए कोई भी तो चाहिए वहाँ पे, जो कि इस कानून का सही से इस्तेमाल हो पा रहा है कि नहीं, इस कानून की सही से वहाँ देखभाल और उसकी पानी में हो पा रही है कि नहीं। इसके लिए कोई तो होना चाहिए, सरकार का कोई तो एक बॉडी होना चाहिए वहाँ पे। तो उस बॉडी का नाम है कार्यपालिका, जो कि मंत्री परिषद में आता है।
तो कौन आता है? मंत्री परिषद आता है। जैसे आपने देखा था, ये विधायिका है। विधायिका में एक अंग होता है, ये क्या है? विधायिका। और ये इसका कार्यपालिका, इसी में एक छोटा भाग कार्यपालिका होता है। और एक अलग जो होता है सबसे, वो है न्यायपालिका। क्या होता है ये? न्यायपालिका होगा। तो विधायिका मतलब कानून बनाने वाला। तो कानून बन गया, लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, राष्ट्रपति साइन भी कर दिया, तो विधायिका का तो काम हो गया, कानून बन गया। अब इसको लागू कौन करेगा? तो कार्यपालिका करेगा। तो कार्यपालिका है कौन? मंत्री परिषद। कौन कौन आएगा इसमें? पूरा मंत्री आएगा, प्रधानमंत्री सहित। प्रधानमंत्री सहित इसमें सारे मंत्री आएंगे, वही इस कानून को लागू करवाएंगे पूरे देश में। तो पूरे देश में कानून जो है लागू करवाने का, और जो है राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो नियुक्त किया गया है, उसका नाम है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद, जो कि अनुच्छेद 74 में इसका वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार जो है मंत्री परिषद का इसकी सहायता के लिए यहाँ पे राष्ट्रपति की सहायता के लिए यहाँ लाया गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मंत्री परिषद के बारे में। सवाल और उठेगा कि आखिर ये मंत्री परिषद बना कैसे? मंत्री परिषद यहाँ पे किस प्रकार बना? राष्ट्रपति तो मंत्री परिषद को नहीं बनाया, राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद को नहीं बनाया, मंत्री परिषद ने राष्ट्रपति को बनाया, ये सही हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति ने मंत्री परिषद को नहीं बनाया। तो आखिर मंत्री परिषद आया कहाँ से, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो मंत्री परिषद जो है बनने के लिए सबसे पहले यहाँ पे चुनाव हुआ। क्या हुआ? चुनाव हुआ। चुनाव हुआ, किसका चुनाव हुआ? एमपी का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। यानी उसमें जो चुनाव हुआ, कौन सा विधि? लोकतंत्र के कारण। लोकतंत्र में ही चुनाव होता है ना। जहाँ राजतंत्र है वहाँ चुनाव क्यों होगा? जहाँ पे राजतंत्र है तो वहाँ चुनाव क्यों होगा? चुनाव तो लोकतंत्र में होगा, लोग उसको वोट देंगे, वही जाकर आगे वहाँ पे कानून बनाएंगे और उसी को लागू करेंगे फिर। तो यहाँ पे जो है पहले चुनाव हुआ, लोकतंत्र है भारत, चुनाव हुआ, जाहिर सी बात है, कोई भी देश अगर लोकतंत्र है तो वहाँ पे चुनाव होगा। अगर राजतंत्र है, राजतंत्र अगर है तो वहाँ पे चुनाव नहीं होगा। तो चुनाव हुआ, लोकतंत्र है। भारत में जो है, भारत एक लोकतंत्र देश है। भारत कैसा है? लोकतंत्र देश है। तो भारत लोकतंत्र है, तो यहाँ चुनाव हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, जनता इसमें अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी और जो है उसी को पार्लियामेंट में बैठाएगी। तो आप जैसा कि जानते हैं, यानी कि भारत की जो निचली सदन है लोकसभा, लोकसभा में टोटल जो है 545 सीटें हैं। कितनी है? 545 सीट है। और ये 545 सीटें कहाँ से आई? तो आप यहाँ पे देखेंगे भारत में टोटल 28 राज्य हैं। कितना है? 28 राज्य और 8 यूटी हैं, यूनियन टेरिटरी। तो टोटल लोकसभा में 545 सीटें हैं और 28 राज्य और 8 यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी हैं। तो 545 सीटें जो है हर एक स्टेट के लिए। तो हर एक स्टेट से जो है एमपी का चुनाव होगा। हर एक स्टेट में जितने एमपी की सीटें दी गई है, लोकसभा की सीटें हैं, वहाँ पे जो है वहाँ चुनाव होगा। जिस प्रकार जहाँ पे सीटें होगी, तो हर एक स्टेट से एमपी यानी चुनकर आएंगे। कहाँ पे आएंगे? तो एमपी यानी कि लोकसभा में आएंगे, लोकसभा में चुनकर आएंगे। हर एक स्टेट से मंत्री चुनकर आएंगे, सभी के सभी कहाँ आएंगे? 545 सीटों का चुनाव होगा और सारे जीतकर यहीं आएंगे। तो जो इसमें से 273 का आंकड़ा पार करेगा, 273 लाएगा, जो भी पार्टी हो,
जो भी पार्टी हो वो अगर 273 सीटें लेकर आती है 545 में से, अगर 273 सीटें जिस पार्टी की आएगी उसी की यहाँ पे सरकार बनेगी। और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो आमंत्रित करेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जो है उनको जो बहुमत दल का पार्टी होगा, जिसके पास बहुमत होगी, 273 सीटें जिसके पास होगी, उसको जो है यहाँ पे सरकार बनाने की अनुमति दी जाएगी और वही यहाँ पे सरकार बनाएंगे। जैसे अभी आप जानते हैं केंद्र में किसकी सरकार है? तो बीजेपी की है। तो बीजेपी के पास जो है 273 सीटें हैं, तो उन्हीं की सरकार है, जिसमें आप देखते हैं पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं। तो मंत्री परिषद में सबसे बड़ा जो पद होगा किसका होगा? प्रधानमंत्री का होगा। अगर मंत्री परिषद में देखा जाए कि सबसे बड़ा अगर कोई पद है तो किसका है? प्रधानमंत्री का होगा। आप कहेंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति मंत्री परिषद का हिस्सा नहीं होता है। ये एक वैधानिक पद है, संविधान में इसकी चर्चा है, लेकिन आप भी जानते हैं इसकी वास्तविक शक्ति इसके पास नहीं है। राष्ट्रपति के पास जो है वास्तविक शक्ति नहीं है। वास्तविक शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास है। ये तो बस एक राजा की जैसा आप खड़ा कर दिए हैं, बाकी सारे काम किसके अंडर में होगा? प्रधानमंत्री के अंडर में होगा। तो इस प्रकार जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद का यहाँ पे गठन होता है। चुनाव लड़के आते हैं, वहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में सभी जमा होंगे। अब यहाँ पर जो है मंत्री बनाया जाएगा। अब चुनकर यहाँ पे आ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है राष्ट्र जीत कर आया, 273 सीटें लेकर आया, वो अब जीत गया, तो पहले शपथ दिलाया जाएगा किसको? उस पार्टी के जो सबसे प्रमुख नेता होंगे, यानी कि एक चेहरा ऐसा होंगे जो कि प्रधानमंत्री के रूप में होगा, पीएम के रूप में होगा, तो इनको शपथ दिलाया जाएगा। शपथ कौन दिलाएंगे? तो इनका शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएंगे। यानी कि प्रधानमंत्री को शपथ जो है राष्ट्रपति दिलाएंगे। तो एक बार फिर से इसको चलिए देखते हैं। तो आप देखते हैं कि लोकतंत्र है भारत क्या है? लोकतंत्र है। तो यहाँ पे चुनाव होगा। जब लोकतंत्र है तो चुनाव होना अनिवार्य है। अगर राजतंत्र होता तो चुनाव नहीं होता। तो आप देखते हैं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि लोकसभा में जो टोटल है 545 सीटें के लिए यहाँ आवंटित की गई है। कितने सीटें हैं? 545 है। तो यहाँ पे चुनाव होता है। तो चुनाव में क्या होगा कि जो भी पार्टी यहाँ पे बहुमत में आएगी, यानी कि 545 का जो होता है, यानी 273 सीटें जिस पार्टी के पास रहेगी उसकी सरकार बनेगी। राष्ट्रपति उनको आमंत्रण करेंगे सरकार बनाने के लिए। तो उसमें पहले एक चेहरा बनाया जाता है जो कि मेन, उसको प्रधानमंत्री आप कहेंगे। तो उसकी शपथ जो है राष्ट्रपति करा देंगे। और बाकी जो मंत्री है, बाकी मंत्री का शपथ नहीं होता है, सिर्फ प्रधानमंत्री का शपथ होता है। लेकिन वो सामान्य नागरिक की तरह, समान जो होते हैं नेता, उस तरह उनका शपथ होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की शपथ हो जाती है। अब प्रधानमंत्री ही सारे विभाग का आवंटन करेंगे, कौन सा मंत्री कौन सा पद संभालेगा और कितने मंत्री होंगे। आप जैसे देखिए 273 जीत के आया, 273 सांसद हैं उनके पास। क्या है? 273 सांसद हैं उनके पास। तो आप सारे को मंत्री पद तो नहीं देंगे। क्या होगा यहाँ पे? सारे के सारे अगर जीत के आए हैं, 273 यहाँ पे सांसद हैं, तो सभी को अगर मंत्री पद देंगे तो कितना मंत्री पद देना होगा? 273। अब इतना मंत्री पद तो होगा नहीं। 273 मंत्री पद होगा? नहीं होगा। कहाँ से दे पाएंगे? बंगला गाड़ी सबको देना होता है, हर एक मंत्री को। एक उनका रहने के लिए बंगला चाहिए, उनका घूमने के लिए गाड़ी चाहिए। तो 273 मंत्री हैं,
सभी को कहाँ से आप दे पाएंगे। तो इसके लिए कुछ व्यवस्था की गई है संविधान में, तो चलिए उसको देखते हैं। देखा कि चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, तो अब यहाँ पे बात होती है कि लोकसभा में, यानी कि दो सदन आप जिसे देखते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यहाँ पे 545 सीटें हैं, यहाँ पे 245 सीटें हैं, तो यहाँ से मतलब नहीं है अभी। तो हमें मंत्री बनाना है। 545 में 273 एक पार्टी से जीत कर आए हैं, इन्हीं का बहुमत है। तो आप कहेंगे कि 273 सीटें हैं तो सभी को मंत्री पद दे दिया जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। 273 मंत्री आप कहाँ कहाँ देंगे, सभी को एक एक विभाग अगर देना हो तो कहाँ से दे पाएंगे। तो इसके लिए एक नियम बनाया गया है कि 91वां संविधान संशोधन 2003, 91वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 को एक कानून बनाया गया। इससे पहले जो है मनमाने मंत्री होते थे, कितनों ही हो, 200 250 बहुत ज़्यादा मंत्री होते थे, तो बजट इसमें ज़्यादा चला जाता था केंद्र सरकार का। अगर सारे मंत्री को मान लिया जाए 273 में 100 भी मंत्री अगर बना दिए या तो 150 बना दिए, आप जिसको मंत्री बनाएंगे, अब जो जीत कर आया वो कहेगा हम भी बनेंगे, हम भी तो जीत के आए हैं। तो ऐसा आप कितने को मंत्री बना सकते हैं। तो जितने भी मंत्री आए हैं आप वो सब कहेंगे कि हमें मंत्री बनना है, वो उधर से कहेगा हमें भी बनना है, हम भी तो जीते हैं। तो इससे पहले जो है बहुत दिक्कतें होती थी, आप 150 मंत्री बना दीजिए, 100 को भी बनता था। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, मनमाना मंत्री नहीं बनेगा। यानी कि भारत सरकार पर एक्स्ट्रा ये दबाव बनता है, खर्च ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में कहा गया कि जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस का 15% ही मंत्री बनेगा। कितना बनेगा, 15% मंत्री बनेगा। यानी कि 273, इसका जो टोटल संख्या है इसका 15%, इसका 15% बनेगा। तो 15% बना तो कितना बनेगा, लगभग 85, लगभग 85 मंत्री बनेगा। 80-85 मंत्री जो भी है, इतना से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकता है। जब भी होगा कितना होगा, अभी भी आप देखेंगे तो टोटल अगर कैबिनेट में मंत्री होंगे, जो मंत्री परिषद में जो मंत्री पद दिया गया है वो कितने को दिया गया है, 80 से 85 लोग के ही पास होगा, बाकी लोग के पास थोड़ी मंत्री पद है। तो यहाँ पे जो संविधान संशोधन किया गया है तो उसमें कहा गया कि लोअर हाउस का 15% ही मंत्री बनेंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से इसमें मंत्री बनते हैं। कैबिनेट मंत्री क्या है, राज्य मंत्री क्या है, स्वतंत्र प्रभार क्या है और उप मंत्री क्या है। यहाँ पे तो आपने मंत्री बना दिया, कहा कि 15% बनेंगे, 85 मंत्री ही लगभग रहेंगे, 80 से 85 रहेंगे, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं हो सकता है। यानी कि 15% से आप कम मंत्री रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 15% से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग मंत्री के बारे में कि कौन कौन से मंत्री इसमें हैं, कि मंत्री परिषद में जो है मंत्री किस प्रकार के होते हैं, कौन कौन से मंत्री होते हैं। तो मान लिया जाए ये पूरा आपको हाउस मिला, ये क्या है, एक हाउस है। तो इस हाउस में जो है सबसे पहले जो होंगे यहाँ पे कौन होंगे, इसको आप कैबिनेट मंत्री कहेंगे, कैबिनेट मंत्री। अब कहेंगे कैबिनेट मंत्री का क्या फ़ायदा है, कि इनको जो है पूरा विभाग दिया जाता है। जैसे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उनको एक पूरा विभाग ही दिया गया है, उनको
पूरा विभाग दिया गया, जैसे गृह मंत्री, और जो कैबिनेट में जो शामिल है उनको पूरा विभाग दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे राज्य मंत्री। ये क्या है? राज्य मंत्री। तो राज्य मंत्री में क्या है? राज्य मंत्री में कैबिनेट की सहायता के लिए आप राज्य मंत्री मान सकते हैं। राज्य मंत्री को जो है इसी विभाग का एक छोटा विभाग दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री को जो एक बड़ा विभाग दिया गया है, उसी में से एक छोटा विभाग जो है राज्य मंत्री को दिया गया है। तो आप ऐसा नहीं समझिएगा हर एक स्टेट में एक राज्य मंत्री होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई एक विभाग का राज्य मंत्री होता है। जैसे कोई बड़ा विभाग है, जैसे आप सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्रालय है, उसका एक छोटा विभाग अगर है तो उसका राज्य मंत्री संभालेगा। ऐसा नहीं कि हर एक स्टेट में एक राज्य मंत्री होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कोई एक विभाग का, यानी कि पर्सनली एक जो विभाग होता है उसका राज्य मंत्री होता है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक होता है उप मंत्री। ये उप मंत्री क्या हुआ? तो उप मंत्री जो है इसको विभाग नहीं दिया जाता है, इसको तो एक विभाग का छोटा हिस्सा मिल गया। जैसे आप मान लीजिए कैबिनेट मंत्री को एक बड़ा घर मिला। क्या मिला? एक बड़ा घर मिला कैबिनेट मंत्री को। विभाग मतलब एक बड़ा घर मान लीजिए 8-10 कमरे का। एक विभाग का मतलब एक बड़ा बंगला मान लीजिए। और राज्य मंत्री क्या हुआ? उसी बंगला में से एक छोटा हिस्सा। आप इसको कैबिनेट समझिएगा, कैबिनेट। तो इसको ये जो एक छोटा सा रूम मिलेगा ये राज्य मंत्री का। यानी कि कैबिनेट को बड़ा मंत्रालय मिला, ये एक मंत्रालय समझ लीजिए, और इसी में से एक छोटा सा जो कोना है वो राज्य मंत्री का हुआ। बड़ा में से एक छोटा सा निकाल दिया जाए तो राज्य मंत्री का हुआ। तो उप मंत्री क्या है? तो उप मंत्री जो है राज्य मंत्री की सहायता करता है। इसको मंत्री पद नहीं दिया जाता, सिर्फ ये मंत्री है, लेकिन इसको कोई मंत्रालय नहीं मिलता है, ना ही छोटा ना ही बड़ा। ये सिर्फ सीखता है कि मंत्रालय किस प्रकार मंत्री चलाते हैं, कौन से विभाग में किस प्रकार का काम होता है। तो ये जो उप मंत्री होते हैं सिर्फ नाम के मंत्री होते हैं, और इनको जो है बंगला गाड़ी सिर्फ क्वार्टर दिया जाता है रहने के लिए। और बाकी ये जो कैबिनेट मंत्री हैं, राज्य मंत्री हैं, इनको पूरा बंगला गाड़ी सारे चीज़ दिया जाएगा। और उप मंत्री को सिर्फ जो है इनकी सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है, ताकि ये कामों को सीखें। बाद में इनको जाकर हो सकता है राज्य मंत्री बना दिया जाए या कैबिनेट मंत्री बना दिया जाए। तो एक और इसी में होता है, राज्य मंत्री में भी होता है एक स्वतंत्र प्रभार। क्या होता है? आप देखते होंगे स्वतंत्र प्रभार। एक होता है अतिरिक्त प्रभार। तो चलिए पहले देखते हैं कि स्वतंत्र प्रभार क्या होता है। तो स्वतंत्र प्रभार का मतलब हुआ कि मान लिया जाए राज्य मंत्री हैं और कैबिनेट मंत्री हैं। अगर कैबिनेट मंत्री उस विभाग का अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट है, कोई भी विभाग का, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी जिसे मंत्रालय हो, उसका जो कैबिनेट मंत्री हैं वो कोई काम से एब्सेंट है, तो उनका जो पद कौन देखेगा? उनका काम जो देखेगा वो राज्य मंत्री देखेगा। तो वही उनको कहा जाएगा स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार का मतलब हुआ कि जो है कैबिनेट मंत्री का काम जो है राज्य मंत्री करेंगे कुछ दिन के लिए। तो इस प्रकार जो है स्वतंत्र प्रभार हुआ। और जैसे कोई मंत्री को मान लिया जाए, कोई सड़क परिवहन मंत्री है, इनको और एक कोई मंत्रालय दे दिया जाए, एक एक्स्ट्रा मंत्रालय अगर दे दिया जाए तो उसको कहा जाएगा अतिरिक्त प्रभार। अतिरिक्त प्रभार। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अतिरिक्त प्रभार क्या हुआ? एक मंत्रालय किसी मंत्री के पास है
और होता है कि चलो एक और मंत्रालय इनको दे देते हैं। तो इस प्रकार क्या कहा जाएगा, एक अतिरिक्त प्रभार होगा। और स्वतंत्र प्रभार हुआ कि अगर कैबिनेट का मंत्री अब्सेंट है तो उसका काम कौन देखेगा, स्वतंत्र प्रभार यानी कि राज्य मंत्री देखेगा। तो इतना हम लोग समझ गए हैं। तो चलिए होते हैं ये जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जैसे होते हैं विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इस प्रकार के कामों को जो है कैबिनेट मंत्री देखते हैं। जैसे विदेश मंत्रालय, या आप देखेंगे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो ये सभी जो मंत्रालय हैं, बड़े बड़े मंत्रालय, ये कैबिनेट मंत्रालय के अधीन ही रहते हैं। तो इसमें एक और शब्द आता है जो कि बहुत ही फेमस है आजकल के, किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट क्या होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो किचन कैबिनेट आखिर होता क्या है, तो आप देखेंगे किचन कैबिनेट में ये आप देखेंगे कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन कैबिनेट मंत्री कैसे होते हैं, जो कि प्रधानमंत्री के जो सबसे नज़दीकी होते हैं। आप देखेंगे कि कुछ चेहरे जो हैं पीएम के आसपास आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। पीएम के आसपास आप देखेंगे तो ज़्यादा नज़र आएंगे, जैसे अमित शाह, योगी जी, जैसे जयशंकर साहब, और जैसे निर्मला सीतारमन। इस समय मतलब इस तरह के जो मंत्रालय के जो मंत्री हैं, तो वो जो प्रधानमंत्री के आसपास आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। या तो हो सकता है पीएम के, या तो कोई भी मंत्रालय के जो अपने घर वाले, कुछ उनके रिश्तेदार इसमें आ जाते हैं। तो ऐसे मंत्रालय जो होता है किचन कैबिनेट होता है। और किचन कैबिनेट होना कोई ख़राब चीज़ नहीं है, अच्छा ही है। आपको डिसीजन लेने में यहाँ पे ज़्यादा अच्छा मदद मिलेगा। जैसे कोई भी डिसीजन लेना हो तो 3-4 लोग आएंगे यहाँ पे, डिसीजन वही ले लेते हैं सारे मंत्रालय का। जैसे कोई भी मुद्दा आया उस पर तुरंत फैसला लेना, या तो डिसीजन लेना है कि क्या होना चाहिए, तो सारे मंत्री को बुलाएंगे, यानी कि 85 मिनिस्टर हैं, वो सभी को बुलाएंगे, वो अपनी बात रखेंगे। इससे अच्छा है कि 3-4 लोग ही उसमें जो होते हैं सर्वमान्य चेहरे, जो कि अनुभवी भी होते हैं, तो उन्हीं को बुलाकर आपस में डिस्कशन किया जाता है। और उसके बाद जो भी होता है वो सारे फैसला सुनाते हैं और सभी को उसमें मानना भी पड़ता है। तो किचन कैबिनेट भी जो होता है कैबिनेट मंत्रालय का एक अधीन जो 3-4 बड़े चेहरे होते हैं, वही सब होते हैं इसमें। तो इतना हम लोगों ने देख लिया जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में। तो चलिए हम लोग इससे अब जो कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और जो इसका प्रमुख आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये फैक्चुअल यानी कि जो कंसेप्ट है उसको हम लोगों ने यहाँ देखा। तो चलिए हम लोग